गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी अच्छे होंगे। मैं संजय कुमार मास्टर संजय क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आशा रखता हूं कि आप लोग मेरे क्लास के वीडियो से संतुष्ट होंगे। तो बच्चों, आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी की पुस्तक का चैप्टर 5 इतिहास की जो पुस्तक है उसके चैप्टर 5 पे आज हम चलते हैं। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया के बारे में हम बड़े रोचक ढंग से पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से मुद्रण कला के आविष्कार से यानी मुद्रण कला के आविष्कार होने से किस प्रकार से हमारी संस्कृति को प्रभावित किया और किस तरह से पूरी दुनिया को एक कर दिया। हम दुनिया की एक दूसरे भाग के बातों को समझने लगे और इस प्रकार से हम देखते हैं बच्चों, आज हम देखेंगे मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, आप देखें चैप्टर शुरुआत करते हैं तो आप देखिए मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो आज हम देखते हैं कि मुद्रण क्या है, मुद्रण किसे कहते हैं, मुद्रण के बारे में मेरा क्या जानकारी है। तो मुद्रण एक छापने की कला है बच्चों। मुद्रण एक छापने की कला है। हमारे चारों ओर मुद्रण छापने की कला है। हमारे चारों ओर की छपी हुई चीज़ें जो हमें दिखाई देती है, जिसमें किताब, पत्र पत्रिकाएं, अखबार, मशहूर तस्वीरें, नाटक की किताब, सरकारी सूचनाएं, कैलेंडर, डायरी, सड़क किनारे विज्ञापन और सिनेमा के पोस्टर आदि देखने को मिलता है, जो हमें मुद्रित रूप से प्राप्त होता है, जिसे हम मुद्रित रूप से देखते हैं। तो बच्चे, कहने का सार ये है कि मुद्रण क्या है। मुद्रण एक छापने की कला है। हम अपने चारों ओर पुस्तक देखते हैं, किताब देखते हैं, पत्र पत्रिकाएं देखते हैं, अखबार देखते हैं, मशहूर तस्वीर देखते हैं, नाटक की किताबों को देखते हैं, सरकारी सूचनाओं को देखते हैं, कैलेंडर और डायरी जो भी देखते हैं, जो लिखित रूप से, प्रिंटेड रूप से मुझे प्राप्त होता है बच्चों, उसे ही हम मुद्रित या मुद्रण कहेंगे। हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि शुरुआती छपी किताबें शुरुआत में कब हुआ, किताबें कब छपना शुरू हुआ, यानी मुद्रण कला कैसे प्राप्त हुआ। शुरू में देखते हैं कहाँ से मुद्रण कला का आविष्कार हुआ, किसने मुद्रण कला, स्याही की किसने खोज किया, किसने पेपर कागज की खोज किया और कहाँ कहाँ से छपाई का काम शुरू हुआ। तो आज हम देख रहे हैं मुद्रण की सबसे पहली तकनीकी चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई थी। यानी मुद्रण की जो पहली तकनीक थी वो कहाँ आया, चीन, जापान। फिर से देखते हैं, चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। 594 ईस्वी में चीन में स्याही लगे काठ के वुड ब्लॉक या तख्ती पर कागज रगड़कर किताबें छापी जाती थी। कब? 594 ईस्वी के समय। पतले कागज के दोनों ओर छपाई संभव नहीं था। आज भी बच्चे देखते होंगे A4 साइज का जब हम कोई कागज लेते हैं और बड़े मोटे कलर से, गाढ़ा कलर से उसके एक तरफ कुछ लिखते हैं या कुछ भी हम प्रिंट करते हैं तो दूसरे ओर भी इसकी छाप दिखाई पड़ता है, तो दूसरे तरफ भी हम लिखावट अच्छा तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो पहले के भी जो कागज थे वो पतले थे और उसके दोनों ओर छपाई संभव नहीं था, इसलिए प्रत्येक एक एक पन्ना पर छपाई होता था। किताबों
सामान्यतः किताबों का सुलेखन करने वाले डच सुलेखक होते थे। सुलेखक कौन होते थे? जो अच्छा लिखते थे, सुंदर सुडौल अक्षरों से साफ साफ कलात्मक ढंग से जो लिखते थे उसे सुलेखन कहते थे, सुलेखक कहते थे। यानी आज भी आप देखते हैं जो अच्छे राइटिंग से और शुद्ध शुद्ध लिखते हैं उसे हम सुलेखक या सुलेख कहते हैं। तो सुलेखक का काम क्या था? जो चीज़ें छापना था, मैटर जो होता था किताब का, उसे एक सुलेखक जो दक्ष होते थे, प्रशिक्षित होते थे, वो हाथ से सुंदर और सुडौल अक्षरों में सही सही और कलात्मक तरीके से छापते थे, लिखते थे। उसे ही छापाखाना में मुद्रित किया जाता था। हम देख रहे हैं फिर से लंबे समय तक मुद्रित सामग्री का बड़ा उत्पादक चीनी राजतंत्र था। आपको पता है बच्चे, कागज का सर्वप्रथम आविष्कार चीन में हुआ था। छापाखाना का सर्वप्रथम आविष्कार चीन में हुआ था। मुद्रण कला का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। आप जानते हैं लंबे समय तक मुद्रित सामग्री का बड़ा उत्पादक चीनी राजतंत्र था। चीनी सिविल सेवा परीक्षा में नियुक्त नौकरशाही विशालकाय थी। यानी जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन चीन गवर्नमेंट लेता था, उसमें जो नौकरशाही और अफसर थे वो बहुत भारी संख्या में थे। तो चीनी राजतंत्र ने इन परीक्षाओं के लिए बड़ी मात्रा में किताबों की छपाई करना शुरू किया और छपाई करता था, क्योंकि जो परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा तैयार करने वाले छात्र थे उनको उस पुस्तक उपलब्ध कराए जाए, प्रिंटेड पुस्तक उपलब्ध कराए जाएं। इसके लिए चीन के राजा ने बड़ी मात्रा में किताबों की छपाई करने की योजना को बनाया था। इसलिए चीनी साम्राज्य में छपी हुई किताबों की मांग अधिक हो गई, क्योंकि पाठक वर्ग अधिक हो गए तो किताब स्वतः छपेगा। क्योंकि पढ़ने वाले छात्र बढ़ गए तो प्रकाशक कंपनियां जो थे, मुद्रण कंपनियां थे, वो किताब छापने का काम तेज कर दिया। 17वीं सदी तक शहरी संस्कृति के विकास के कारण, अब देखते हैं 17वीं सदी तक चीन में शहरी संस्कृति यानी जो हमारा जो शहरी कल्चर है वो डेवलप होने लगा। इस कारण से छपाई में विविधता पाई गई, यानी विविधता पाई गई, कई प्रकार से छापे जाने लगे। अब मुद्रित सामग्री के इस्तेमाल अधिकारी, व्यापारी और कारोबारी करने लगे। पहले तो पढ़ने के लिए उपलब्ध था, लेकिन अब अधिकारी लोग भी सरकारी दस्तावेज में छापाखाने का मुद्रित सामग्री का उपयोग करने लगे, व्यापारी भी करने लगे, कारोबारी भी करने लगे। अब देखिए कहानी, कविताएं, किस्से, आत्मकथाएं, शास्त्रीय साहित्य कृति संलग्न और रोमानी नाटक छापे जाने लगे। अब बच्चों कहानी भी छापे जाने लगे, जो कहानी था उस समय का, कविताएं भी लिखी जाने लगी, छापे जाने लगे, और किस्से और आत्मकथाएं भी छापे जाने लगे। शास्त्रीय साहित्य जो पुराने साहित्य थे वह भी छापे जाने लगे, और रोमानी नाटक यानी जो हम सपना कल्पना को देखते हैं, सपना को देखते हैं, अपरी और परी की कहानी को पढ़ते हैं, देखते हैं, वो सभी छापे जाने लगे। पश्चिमी शैली के स्कूलों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, पश्चिमी शैली के स्कूलों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, यानी पश्चिमी देश जैसे यूरोप, अमेरिकाई पश्चिमी देश हैं, वहाँ के स्कूलों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघाई शहर जो था वो प्रिंटिंग संस्कृति का एक नया केंद्र बना चीन में। यानी कह सकते हैं बच्चों, यदि चीन के किसी शहर में सबसे अधिक छापे खाने यानी मुद्रण होने लगा तो कहाँ होने लगा? वो शहर कौन था? संघाई। वो शहर था संघाई में होने लगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव आ जाए, प्रश्न होगा कि चीन का कौन सा शहर प्रिंट संस्कृति का केंद्र था, तो इसका आंसर होगा संघाई। हम आगे चलते हैं, चीन के बाद हम चलते हैं दूसरा देश चलते हैं जहाँ पर
चीन के बाद विकास हुआ। तो हम देख रहे हैं बच्चों, जापान में मुद्रण, जापान में मुद्रण, जापान में मुद्रण, जापान में मुद्रण। अब देखते हैं चीन के बौद्ध धर्म प्रचारक, चीन के बौद्ध धर्म प्रचारक। आपको पता है बच्चों, चीन और जापान में बौद्ध धर्म के धर्मावलंबी के लोग रहते हैं, धर्म मानने वाले रहते हैं। चीन के बौद्ध धर्म प्रचारक ने 768 से लेकर 770 ईस्वी के बीच आसपास छपाई की तकनीक लेकर जापान आए। यानी चीन के बौद्ध धर्म प्रचारक अपने देश चीन से 768 ईस्वी और 70 के बाद आसपास में छपाई की तकनीकी यानी मुद्रण की तकनीकी लेकर जापान आए। कहाँ से आए? चीन से आए। और जापान की जो सबसे पुरानी पुस्तक थी, जापान की जो सबसे पुरानी पुस्तक थी डायमंड सूत्र, डायमंड सूत्र, यानी कहा जाए कि जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र जो 868 ईस्वी में छापी गई, जिसके पाठ के साथ साथ काठ के चित्र खुदे हुए थे। डायमंड सूत्र में पहली बार, डायमंड सूत्र किताब के चारों ओर जो हाशिए के भाग होते हैं बच्चे, उसमें चित्र भी छापे गए, चित्र खुदे थे। कैसे? तस्वीरें कपड़ों, ताश के पत्तों और कागज के नोटों पर भी बनाई गई। और चित्र जो है, वो तस्वीरें जो बनाई गई वो कपड़ों पर बनाई गई, ताश के पत्तों पर बनाया गया और कागज के नोटों पर भी चित्र बनाए गए। तो बच्चों, ये प्रश्न आता है कि डायमंड सूत्र का संबंध किस देश से है? तो डायमंड सूत्र का संबंध हो जाएगा जापान। डायमंड सूत्र को चीन, जापान की प्रथम पुस्तक है जो मुद्रित हुई थी। यह हुआ था 868 ईस्वी में। तो चीन के बौद्ध प्रचारकों ने, चीन के बौद्ध धर्म के प्रचारकों ने इसे जापान लेकर गए थे। और जापान में जो पहली पुस्तक छापी गई वह पुस्तक था बच्चों डायमंड सूत्र। नेक्स्ट चलते हैं। जापान, आपको पता है जापान का जो शहर है टोक्यो, जो आज जापान की राजधानी है बच्चों, तो वहाँ पर एक चित्रकार थे, उसका नाम था कितागावा उतामारू, कितागावा उतामारू। 1753 ईस्वी में एदो में पैदा हुए कितागावा उतामारू ने एदो, आज का, उस समय का एदो आज का टोक्यो है, आज का टोक्यो, यानी उस समय का जो एदो था 1753 ईस्वी में, जो आज का वो शहर है जापान में, वह शहर है टोक्यो के नाम से जाना जाता है। तो 1753 ईस्वी में एदो आनी टोक्यो में कितागावा उतामारू ने एक उकियो नामक एक चित्रकला यानी एक चित्र शैली को विकसित किया। कितागावा उतामारू ने उकियो में तैरती दुनिया नामक एक चित्रकला शैली का विकास किया, जिसमें आम शहरी जीवन शैली का चित्रण किया गया। इनकी छपी प्रतियां यूरोप और अमेरिका तक पहुंच गई। तो बच्चों, इसमें प्रश्न है कि कितागावा उतामारू का संबंध किस देश से है? किस देश से है? तो कितागावा उतामारू का संबंध जापान से है। पूछा जाएगा कि कितागावा उतामारू की रचना क्या है? तो उसकी रचना है उकियो, जिसका अर्थ होता है तैरती दुनिया का चित्र। प्रश्न आ सकता है आपके परीक्षा में, ऐसे प्रश्न आते हैं कि कितागावा उतामारू कौन थे? वह एक चित्रकार था, वह एक संगीतकार था, वह एक लेखक था, वह एक वैज्ञानिक था। तो आंसर क्या होगा? वह एक चित्रकार था, चित्रकार था। कितागावा उतामारू एक चित्रकार था। नेक्स्ट हम चलते हैं।
अब देखते हैं यहाँ पर इस चित्र में जो दिखाया गया है वो कितागावा उतामारो नामक जो चित्रकार थे उनका चित्र को दिखाया गया है। उसमें उतामारो की एक उक्यो नामक रचना के बारे में बताया गया है। 18वीं सदी के अंत तक एदो टोक्यो के शहरी इलाकों की चित्रकारी में शालीन शहरी संस्कृति का पता चलता है। यानी 18वीं सदी के अंत तक जो टोक्यो शहर था, चित्रकारी की शालीन यानी अच्छा व्यवहार की संस्कृति का पता चलता है, जिसमें हम चाय घर के मजमे होते हैं बच्चे, जहाँ चाय घर में लोग एक साथ कई लोग जुटते हैं, चाय पीते हैं और किसी मुद्दे पर चर्चा जो करते हैं उसे कहा जाता है चाय घर के मजमों। कलाकारों और तवायफों को देख सकते हैं। इसकी तवायफ देख सकते हैं। तवायफ जानते हैं कि वैश्या को कहा जाता है। हाथ से मुद्रित तरह तरह की सामग्री जैसे महिलाओं के संगीत के साजो सामान, किताब और चाय अनुष्ठान, फूल साजी, शिष्टाचार और रसोई पर लिखी किताबें को देखने को मिलती है। यानी 18वीं सदी के अंत तक जब जापान में मुद्रण कला के आविष्कार हो रहे थे उस समय तक कई जापान के टोक्यो में कई रचनाएं हो चुके थे, कई लेख लिखे जा चुके थे जो सारे किसी हाथ से मुद्रित थे। और क्योंकि जापान में 1753 के बाद ही वहाँ पर मुद्रण कला का विकास हुआ था। आप देखेंगे डायमंड सूत्र का एक पन्ना है, क्योंकि आपको पता है जापानी भाषा में लिखा गया होगा, आज चाइनीज भाषा में लिखा हो गया डायमंड सूत्र। आपको यह भी पता है बच्चों कि डायमंड सूत्र जापान की पहली पुस्तक है जो वहाँ पर छापी गई थी। यूरोप में अब देख रहे हैं यूरोप में मुद्रण का आना लंबे समय तक चीन से रेशम और मसाले रेशम मार्ग से यूरोप आते रहे। 11वीं सदी में चीनी कागज भी रेशम मार्ग से यूरोप पहुंचा। आपको पता होना चाहिए सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग से चीन का व्यापार यूरोप, अफ्रीका और मध्य एशिया के साथ हो रहा था। तो उसी रेशम मार्ग से लंबे समय के बाद उसी रेशम मार्ग से मसाले रेशम मार्ग से यूरोप आते रहे और 11वीं सदी में चीनी का कागज भी रेशम मार्ग के द्वारा ही 11वीं सदी में बच्चे ये जानना है मैं यहाँ पर कि 11वीं सदी में इसी रेशम मार्ग के द्वारा कागज चीन पहुँचा, यूरोप में पहुँचा। कागज जो चीन से यूरोप में पहुँचा, कागज के आविष्कार ने कातिबों या मुंशियों द्वारा सावधानी पूर्वक लिखी गई पांडुलिपियों को सुरक्षित बनाया। मुंशी कातिब वो होते हैं जब कोई लेख को जो लिखता है, जो लेखक होते हैं जो हैंड राइटिंग से लिखते हैं, हाथ से लिखते हैं, उसे कातिब कहा जाता है। और मुंशी भी उसे ही कहा जाता है जो सुरक्षित रखते हैं। तो पहले जब मुद्रण कला नहीं आया था बच्चों, तो उस समय क्या थे कि लोग कातिब लिखते थे या मुंशी लिखते थे और सावधानी पूर्वक जो लिखी हुई जो ग्रंथ थे या जो पुस्तक थे उसे पांडुलिपि को सुरक्षित रूप में रखा जाता था। 1295 ईस्वी में मार्को पोलो नामक महान यात्री ने चीन में काफी साल तक खोज करने के बाद वापस इटली लौटा। यानी जो मार्को पोलो नामक महान यात्री था वो चीन में काफी समय तक रहा। कहने का अर्थ है कि चीन का जो मार्को पोलो नामक जो व्यक्ति था वो चीन में काफी समय तक खोज किया, किसका? मुद्रण कला का खोज किया। उसके बाद कुछ समय के बाद वह अपने देश इटली वापस लौट आए। इतालवी लोग भी तख्ती की छपाई से किताब छापने लगे और जल्द ही यह तकनीक पर यूरोप तक फैल गया।
जब मार्को पोलो चीन से अपने देश इटली वापस आए और इटली वापस आने के बाद बच्चों उसने क्या किया कि इटली में किताबों की छपाई पर जोर दिया और छापने लगे। इस प्रकार से जो तकनीक था मुद्रण कला की वो पूरे यूरोप में फैल गया। वो पूरे यूरोप में फैल गया और मुद्रित किताबें सस्ती थी क्योंकि काफ़ी संख्या में छापे जा रहे थे, तो मशीन से छप रहा था तो सस्ता हो गया। कुलीन और भिक्षु संतों के लिए भी किताबें छापे जाने लगी। कुलीन व्यक्ति यानी जो जमींदार थे, राजवाड़े थे, सामंत थे, उसके लिए भी किताब छापे जाने लगे। भिक्षु संतों के लिए भी बौद्ध ग्रंथों की रचना की जाने लगी। बेशकीमती बेलम या चर्म पत्र पर भी किताब छापे जाने लगे। जो बड़े बड़े घराने थे, कुलीन थे, उसके लिए बेशकीमती बेलम कहा जाता है कि चर्म पत्र पर जो छापे होते थे उसे बेलम कहा जाता था। किताबों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हस्तलिखित पांडुलिपियों से पूरी नहीं हो पा रही थी। बच्चों, हमें यह जानना है कि ये पांडुलिपि क्या है। जब आपने देखा होगा भारत में अर्थशास्त्र, चाणक्य की अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की रचना, इंडिका और जितने हमारे जो वेद हैं जो हमें गड़े सले फटे सड़े के रूप में जो प्राप्त हुए हैं, जो अवशेष के रूप में प्राप्त हुए हैं या होते हैं, उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। हमारे भारतीय पुरातत्व विभाग ने पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया, संरक्षित रखने का प्रयास किया, क्योंकि हमारे पास जितने प्राचीन ग्रंथ देखेंगे वो सारे पांडुलिपि के ही रूप में प्राप्त हुए हैं और पूरा भी प्राप्त नहीं हुए, आधा अधूरा ही प्राप्त हुए हैं। तो पांडुलिपियां बेहद नाजुक होती थी। पांडुलिपियां थोड़ा मिस्टेकिंग है, टाइपिंग मिस्टेकिंग है। पांडुलिपियां बेहद नाजुक और कमजोर होती थी क्योंकि पांडुलिपियां भोजपत्र पर लिखा जाता था। पांडुलिपियां थे वो भोजपत्र पर लिखे जाते थे। पांडुलिपियां भोजपत्र पर लिखे जाते थे। वो बेहद नाजुक और कमजोर होते थे, उसके रखरखाव मुश्किल था, इसलिए उनका सर्कुलेशन सीमित रहा। सर्कुलेशन यानी प्रसार, क्योंकि वो कमजोर थे, नाजुक थे। यदि अधिक लोगों के हाथ में जाएगा तो फट सकता है, खराब हो सकता है, जीर्ण शीर्ण हो सकता है। इसके लिए उससे जहाँ पर लिखा जाता था उसको सर्कुलेट नहीं किया जाता था। किताबों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए वुड ब्लॉक प्रिंटिंग यानी तख्ती की छपाई लोकप्रिय होते गया। क्योंकि पांडुलिपियां जो हस्तलिखित थे वो अधिक मात्रा में लिखे नहीं जाते थे, सबके सामने सर्कुलेट भी नहीं किया जा सकता था। उसके स्थान पर किताबों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की तख्ती लोकप्रिय होते गया और 15वीं सदी तक यूरोप में बड़े पैमाने पर छपाई का इस्तेमाल करके कपड़े, ताश के पत्ते और छोटी छोटी टिप्पणियों के साथ धार्मिक चित्र छापे जाने जा रहे थे। यानी हम देखते हैं कि बच्चों कि पांडुलिपियां जो पांडुलिपि था मेरा, तो पांडुलिपि को सर्वसुलभ नहीं था, सर्कुलेट नहीं किया जा सकता था क्योंकि कागज पर लिखे जाते थे, भोजपत्र पर लिखे जाते थे। लेकिन जब छापा खाना यानी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग पद्धति का विकास हुआ तो 15वीं सदी तक बड़े पैमाने पर यूरोप में किताब छापे गए और छोटी छोटी टिप्पणियां की गई, कपड़े पे ताश के पत्ते और धार्मिक चित्र छापे गए। इस प्रकार से पूरा यूरोप में मुद्रण कला यानी मुद्रण संस्कृति यानी छापे खाने का व्यापक रूप से विस्तार हुआ। अब हम देखते हैं प्रिंटिंग कला। प्रिंटिंग प्रेस की सबसे जो महत्वपूर्ण भाग है गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस। यदि हम मुद्रण कला को पढ़ेंगे और यदि हम गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस को नहीं पढ़ेंगे तो हम मुद्रण संस्कृति, छापा खाना इसे हम अधूरा कहेंगे। तो हमें बच्चों आज मुझे गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस का अध्ययन करना है। यह आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपको मेरा क्लास यदि अच्छा लग रहा होगा बच्चों तो आप मेरे क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए आप लोग और इसको कमेंट्स भी कीजिए।
हम कैसा पढ़ा रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं, आप कमेंट तो कीजिए। हम समझेंगे कैसे कि हम आपको क्या देना चाह रहे हैं और आप क्या मांग रहे हैं। इसके लिए बच्चों हम देख रहे हैं कि 1450 ईस्वी में स्ट्रासबर्ग के ओहान गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया। ओहान गुटेनबर्ग के पिता व्यवसायी थे, बिजनेस करते थे। उसने बचपन में ही तेल से जैतून पेरने की मशीन देखा था, तेल और जैतून पेरने की मशीन को देखते आया था। उसने पत्थर पर पॉलिश भी करना सीखा था और शीशे की आकृतियां बनाने में माहिर थे। तो प्रश्न आता है कि गुटेनबर्ग कहाँ के रहने वाले थे, तो स्ट्रासबर्ग के रहने वाले थे। गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया था। कब? 1450 ईस्वी में। 1450 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया था। आप देखिए, गुटेनबर्ग का चित्र को देखना है मुझे, क्योंकि चित्र से भी प्रश्न आते हैं, चित्र में पहचाने जाने चाहिए। यदि छात्र चित्र को पहचानेंगे तो अच्छा रहेगा। आप देखिए, गुटेनबर्ग का जो प्रिंटिंग प्रेस का जो वुड ब्लॉक था, ये वुड ब्लॉक था बच्चों। ये देखिए, लोहार लकड़ी का बना होता था, यहाँ पर कागज दिया गया था, कागज रखे जाते थे और ऊपर से वुड ब्लॉक, लिखी हुई वुड ब्लॉक को वहाँ पर रख करके इसे प्रेस किया जाता था। प्रेस करने के लिए एक एंगल था, इसको घुमाया जाता था, इसे प्रेस होता था। तो गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस। अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार किया। अपनी ज्ञान यानी जो अनुभव था गुटेनबर्ग के पास, उन्हें प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। गुटेनबर्ग ने 1488 ईस्वी में अपनी एक पहली पुस्तक छापी थी। पहली छापाखाने में जो पहली पुस्तक गुटेनबर्ग ने छापी थी बच्चों, वो पुस्तक थी बाइबिल। जो मेरा ईसाई धर्म की जो प्रसिद्ध पुस्तक है बाइबिल, वो छापे गए थे। बाइबिल की कुल 180 प्रतियां बनाने में उसे 3 साल का समय लगा था गुटेनबर्ग को। बाइबिल की 180 प्रतियां बनाने में उसे 3 साल लगा था। 1450 तक यूरोप के अधिकांश देशों में छापे खाने लग गए थे, क्योंकि आप देखें, चीन से छापा खाना यूरोप तक पहुंचा, इटली तक पहुंचा, इटली से पूरे यूरोप में फैल गया। तो 1450 से 1550 ईस्वी तक अधिकांश यूरोपीय देशों में क्या हुआ था, छापा खाना लगे। जर्मनी के प्रिंटर दूसरे देशों में जाकर नए छापे खाने खुलवाया करते थे। जर्मनी देश के जो प्रिंटर थे वो जाके सभी यूरोपीय देश में जाकर छापे खाने खुलवा रहे थे, और छापा खाना खुलने से भारी संख्या में पुस्तकों का उत्पादन में वृद्धि हुई। और जब सभी यूरोपीय देश से छापा खाना खुल गए बच्चों, तो वहां पर भारी संख्या में पुस्तकों का उत्पादन होने लगा, और 15वीं सदी तक पूरे यूरोप में लगभग 2 करोड़ किताब छापे जा चुके थे। हाथ की छपाई की जगह अब छपाई की जगह आंतरिक मुद्रण है ना, यानी मशीनी मुद्रण ने धारण कर लिया। इस प्रकार से मुद्रण के क्षेत्र में पूरे विश्व में क्रांति आ गया। तो हम बच्चों सार में यह जानना चाहेंगे कि मुद्रण कला का विकास, छापे खाने का विकास सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? चीन से हुआ, और चीन से यह पूरे यूरोप तक फैल गया। बच्चों, आज हम कल्पना करें या हम जानने का प्रयास करें कि यदि आज छापा खाना नहीं हुआ रहता, छापे खाने नहीं बने रहते, उसका आविष्कार नहीं हुआ रहता, तो हम विश्व के बातों को कैसे जानते, हम पूरे विश्व को कैसे जानते, एक दूसरे देश को हम कैसे जानते, और अलग अलग देशों की संस्कृति और सभ्यता से हम कैसे परिचित होते। इसलिए छापे खाने के आविष्कार ने मानव के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाया। कुछ शब्द हैं। प्लाटेन लेटर प्रेस। छपाई में प्लाटेन एक बोर्ड होता है जिसे कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप जाती है।
यानी प्लाटेन होता है छपाई में, एक बोर्ड होता है जिसे कागज के पीछे रख करके टाइप की दबाकर जो टाइप है, अक्षर का टाइप है, उसे प्रेस किया जाता है। यह काठ का होता है लेकिन बाद में यह लोहा का बनाया गया। तो हम देखते हैं, अब देखते हैं जिक्ची कोरिया। अब मैंने देखा बच्चों, मैंने चीन की चर्चा किया, मैंने चीन की चर्चा किया, मैंने इटली की चर्चा किया, मैंने जापान की चर्चा किया। अब मैं चर्चा करता हूं कोरिया। आपको शुरू में बतला चुके हैं कि चीन मुद्रण कला का सबसे पहले आविष्कार चीन, जापान और कोरिया में हुआ। यदि आपके प्रश्न आते हैं कि मुद्रण कला का सबसे पहले कहाँ कहाँ विकास हुआ, आविष्कार हुआ, तो चीन, जापान और कोरिया। तो आंसर क्या होगा? चीन, जापान और कोरिया। तो आज हम चलते हैं बच्चे जिक्ची कोरिया। चित्र है ये चित्र को देखिए आप। ये जिक्ची कोरिया से कुछ जो मुद्रित सामग्री है उस समय का पांडुलिपि के रूप में प्राप्त हुआ है, जिसे हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है, जिक्ची कोरिया। तो हम देखते हैं कि जिक्ची कोरिया क्या है, जानने का प्रयास करते हैं। तो कोरिया में जीवनी मूवेबल मेटल टाइप के मुद्रित दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तकों में से एक है। कोरिया में जीवनी मूवेबल मेटल टाइप के मुद्रित दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तकों में से एक है, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म की मुख्य विशेषताएं हैं। यानी जो कोरिया में जो पुस्तकें छापी गई थी वो बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक थे और जैन धर्म से संबंधित पुस्तक थे। किस थे? जैन धर्म से थे और बौद्ध धर्म से छापे गए थे। पुस्तक भारत, चीन और कोरिया में लगभग 150 बौद्ध भिक्षुओं का उल्लेख किया गया है। यानी ये सभी पुस्तक जो थे, जो बौद्ध और जैन संबंधित जो पुस्तकें छापे गए थे, उसमें 150 बौद्ध भिक्षुओं का उल्लेख किया गया है। इसे 2001 में जो है जिक्ची कोरिया को 2001 में यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर्ड में अंकित किया है। यानी यूनेस्को जो है हमारी जो पुरानी विरासत है, विश्व की जो विरासत है, उसे संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हमारा यूनाइटेड नेशन का, यूनेस्को, उन्होंने इसे 2001 में मेमोरी ऑन द वर्ल्ड रजिस्टर्ड में अंकित किया है बच्चों। तो हम देखते हैं कि पूरे विश्व में किस प्रकार से मुद्रण कला का विकास हुआ, आविष्कार हुआ और प्रसार हुआ। बच्चों हम कुछ महत्वपूर्ण शब्द को देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण शब्द हम मुद्रण कला से देखते हैं। कंपोजिटर, छपाई के लिए कंपोज करने वाला व्यक्ति। आप देखते हैं अखबार छपता है तो एक व्यक्ति क्या होता है, उसे कंपोज करता है, बनाता है, उसके बाद ही प्रिंटिंग होता है। क्या सुधिया नहीं है वो सारा कंपोज करता है, क्या मैटर होने चाहिए, कितना छोटा कितना लंबा होना चाहिए, क्या मैटर होना चाहिए। गैली धातुई फ्रेम जिसने टाइप बिछाकर इबारत काज की जाती थी, उसे गैली कहते थे। यानी जहाँ पर ये धातुई फ्रेम था जिसमें क्या होता है, टाइप जो अक्षर का बिछाया जाता था और उसको इबारत किया जाता था। इस प्रकार से बच्चों आज हम बेलम देखते हैं, अन्य महत्वपूर्ण शब्द देखते हैं कि बेलम क्या था। बेलम चर्म पत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन सतह। चर्म जो था, बेलम चर्म पत्र यानी चमड़ा को साफ करके उस पर जो लिखे जाते थे उसे बेलम कहा जाता था। यह जानवरों के चमड़ों पर बनी सतह पर लिखा जाता था, इसीलिए इसे चर्म पत्र या बेलम कहा जाता है। नया पाठक वर्ग। अब चलते हैं, जब पूरे विश्व में मुद्रण कला, छापे खाने के आविष्कार हो गए, पूरे विश्व में कई लाखों लाख किताबें छापे जाने लगे, तो पूरे विश्व में एक नया समुदाय उभर कर आया, एक नया पाठक वर्ग उभर करके आया जो पढ़ने में रुचि दिखाया। वह जितना पढ़ना चाहे छापा खाने में उतने आविष्कार होने लगे। तो एक नया पाठक वर्ग, छापा खाना खुलने से
नया पाठक वर्ग पैदा हो गया। क्या हो गया? पाठक वर्ग, यानी पाठक पढ़ने वाला वर्ग तैयार हो गया। छापा खाना से किताबें सस्ती हो गई, किताब उत्पादन की लागत और समय कम हो गई, बड़ी संख्या में किताबें छापना आसान हो गया है न। इस प्रकार से छापना आसान हो गया, यानी भारी संख्या में मुद्रण कला के द्वारा किताब को छापना आसान हो गया। बड़े आसानी और सुलभ तरीके से किताब छापे जाने लगे। इस प्रकार से एक नया पाठक वर्ग जो है तैयार हुआ, जो किसी भी विषय वस्तु को पढ़ना चाहता था। मुद्रण कला के आविष्कार ने एक नया पाठक वर्ग तैयार कर दिया था। मुद्रण कला के पहले लोग किसी बात को सुनकर याद करते थे। जब मुद्रण कला का आविष्कार नहीं हुआ था तो पहले रटंत विद्या था। एक व्यक्ति किसी चीज को गाता था, बताता था, दूसरा उसे श्रवण करता था, सुनता था, उसे याद रखता था और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक अपनी बातों को पहुंचाता था। इस प्रकार से मुद्रण कला के पहले लोग क्या थे? किसी बात को सुनकर याद रखते थे। जैसे धार्मिक किताबों का वाचन करना, हम यदि भारत का लें, रामायण को लें, महाभारत के लें, जितने वेद पुराण हैं या जो भी हमारे जो धार्मिक साहित्य पहले का था, उसको क्या करते थे लोग? एक आश्रम में बच्चों को, पाठकों को पढ़ाया जाता था, वो रटते थे और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो हमारी सभ्यता संस्कृति की बातें हैं वो हमारे तक पहुंचता था। गीत गाथा को पढ़कर सुनाए जाते थे, किस्से कहानियां सुनकर याद करते थे। लेकिन छापा खाना आने से पाठक वर्ग को काफी फायदा हुआ। लेकिन बच्चे जब मुद्रण कला अनुमुद्रित होने लगा तो पाठकों को बहुत सुविधा हुआ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि छापा खाना आने के बाद एक नया पाठक वर्ग तैयार हो गया और विश्व में शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ने के क्षेत्र में, छापा खाना के क्षेत्र में, मुद्रण कला के क्षेत्र में एक भयानक परिवर्तन आया। अब देखते हैं, हम चलते हैं धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। अब देखिए, जब धार्मिक विवाद कैसे आया? जब प्रिंटिंग, बाइबिल, विश्व की जो सबसे पढ़ी जाने वाली जो पुस्तक है वो कौन सा है? बाइबिल। विश्व की सबसे पढ़ी जाने वाली पुस्तक जो है बच्चों वो बाइबिल है। सबसे अधिक इसे ही पढ़ते हैं क्योंकि पूरे विश्व में ईसाइयों की जनसंख्या सबसे अधिक है। छापा खाना के आविष्कार से धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी। एक रचना को लिखा। यानी धार्मिक विवाद कहाँ से हुआ? छापा खाना के आविष्कार हुए। इससे प्रभावित होकर धर्म सुधारक मार्टिन लूथर किंग ने क्या किया? जर्मन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च में पाखंडी, व्यभिचारी और पूरी तरह से कुरीतियों से भर गया था रोमन कैथोलिक चर्च, जिसकी आलोचना एक अपनी 95 स्थापनाएं नामक रचना के द्वारा मार्टिन लूथर किंग ने जारी किया। और मार्टिन लूथर किंग ने अपनी 95 स्थापनाएं की एक प्रति ब्रिटेनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांग दिया। यानी जो आडंबर था, जो आडंबर था, जो कुरीतियां थे, जो गलतियां थे रोमन कैथोलिक चर्च में, उसका अच्छा से अनुवाद करके, उसकी बुराइयों को अनुवाद करके और रोमन कैथोलिक चर्च जो था उसके दरवाजे पर टांग दिया। इसी रचना से लूथर ने चर्च की धार्मिक शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दिया। और इस रचना में चर्च के जो पादरी थे, जो पुरोहित थे, पादरी थे, उन्हें ललकारा कि आइए हमारे साथ आप बाइबिल से संबंधित, ईसाई धर्म से संबंधित धार्मिक शास्त्रार्थ करें। क्या करें? धार्मिक शास्त्रार्थ करें। क्योंकि आपने देखा होगा जब धार्मिक शास्त्रार्थ होते हैं तो दो पक्ष होते हैं और दोनों तरफ
अपने अपने बातों को रखते हैं और चाहते हैं कि हम अच्छा बताएं या हम अपने धर्म की अच्छी व्याख्या करें। इस कारण ईसाई धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। इस कारण ईसाई धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक धर्म में। लूथर ने इस रचना की 5000 प्रतियां छापी थी और ब्रिटेनबर्ग के गिरजाघर के आसपास और पूरे गिरजाघर में बच्चों चिपका दिया था। इससे ईसाई धर्म के जो कैथोलिक था विचारधारे थे, जो परंपरावादी एक रोमन कैथोलिक चर्च वाले थे, उनके जो गलतियां थे, बाह्य आडंबर थे, जो धोखेबाजी था, पूरे लोगों ने पढ़ा। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। यानी मुद्रण जो है वह ईश्वर की दी हुई सबसे महानतम देन है, यानी ये सबसे बड़ा तोहफा है। छापा खाना ने धर्म सुधार आंदोलन के विस्तार को जन्म दिया, प्रसार किया। तो बच्चों हम बताते हैं कि ईसाई धर्म में जो सुधार करने का आया, जिसे धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जानते हैं, धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता पिता के रूप में मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। मार्टिन लूथर किंग ने ही चर्च में जो बुराइयां थे, चर्च में जो पादरियों का जो अत्याचार था, उसका विरोध करते हुए इसने ईसाई धर्म में सुधार की बात की है। इसीलिए धर्म सुधार के प्रतिपादक के रूप में मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। इसीलिए मार्टिन लूथर किंग ने एक प्रसिद्ध उक्ति कहा था कि मुद्रण ईश्वर की महानतम देन है या सबसे बड़ा तोहफा है। यानी छापा खाना के आविष्कार हो जाने से धर्म सुधार आंदोलन के प्रचार को बल मिला। बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन मेरा अच्छा लगा होगा। मैंने मुद्रण कला और आधुनिक दुनिया के कुछ पाठ को लेकर आए हैं। इसका पाठ एक और आएगा, भारत में मुद्रण कला, यानी भारत में छापे खाने, भारत के बारे में पढ़ेंगे। और दो पाठ इसमें है, एक वैश्व का मुद्रण कला, विश्व स्तर का मुद्रण कला जो चीन से निकला पूरे यूरोप में फैला। अब देखते हैं भारत में मुद्रण कला क्या है, इसका अध्ययन हम अगले पाठ में करेंगे। मैं आशा करता हूं कि मेरा क्लास आप सभी को अच्छा लगा होगा। बच्चों, अच्छा लगा मेरा क्लास, मैं मेहनत भी करता हूं, तो आप मेरे क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।